हेलो फ्रेंड्स, इडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न देखेंगे जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। और हमने पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 चार पार्ट में हमने प्राचीन इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं जो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। आप उन्हें जाकर देख लें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। ये बीपीएससी डबल ए 2021 एग्जाम में पूछा गया है। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। वह गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसने लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया। भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो से। जैसे है कि ये 53-55 बीपीएससी में, 47 बीपीएससी में, 41 बीपीएससी प्री में रिपीट होते रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ये लाहौर में थी। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? इल्तुतमिश ने हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के पास दिल्ली में। कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। हौज ए शमसी एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश के शमसी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब को हौज ए शमसी नाम मिला था। तो इल्तुतमिश कौन परिवार से था? शमसी परिवार से। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क कौन था? इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था तथा दिल्ली में पहला मदरसा ए मुइज़्ज़ी की स्थापना की। इसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको? मलिक जानी को नियुक्त किया था और इसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश शासक था कहाँ का? गुलाम वंश का ये शासक था। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसे किया था? मलिक जानी को किया था प्रथम सूबेदार। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार किसके द्वारा कंप्लीट किया गया था, पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। बिग्रहराज फोर ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? ये पहले एक कॉलेज था जो बिग्रहराज फोर ने निर्माण कराया था, जो अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा है जो मस्जिद बनाया गया अकबर के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिग्रहराज फोर ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले इसका निर्माण किया था जो कॉलेज था। आर्नोराज का पुत्र बिग्रहराज फोर अथवा बिसल देव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने ही अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक मस्जिद में परिवर्तित करा दिया गया। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में किया गया और इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पड़ गया। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक मस्जिद है जो पहले कॉलेज था। तो याद रखिएगा, अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयपाल अजमेर के संस्थापक था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी एवं तांबा के बने हुए थे। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल चांदी और तांबा के बने हुए थे। सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे
चांदी, टंका चांदी का बना था और जीतल है जो तांबे का बना हुआ था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा, किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था, ससगनी चांदी का सिक्का, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। वह प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्के के समान थे। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। वह प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्के के समान थे। फिरोज शाह तुगलक। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सुल्तान सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद थी। रजिया सुल्तान अपने सद्गुणों के बावजूद शासिका के रूप में सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को इसी के काल में मिला था। अमीर ए शिकार किसको मिला था? बलबन को। अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को इसी के काल में मिला था, इल्तुतमिश, ये रजिया बेगम के काल में। रजिया बेगम के काल में अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को मिला था। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? बलबन ने। वह प्रथम मुस्लिम शासक बलबन था जिसने शासक के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के रूप में प्रतिपादित किया। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया। शासन पद्धति को बलबन ने नवीन साँचे में ढाला और उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया। उसका कहना था कि सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि है, इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है। उसने सिजदा एवं पैवोश, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिजदा एवं पैवोश की परंपरा को लागू किया तथा फारसी त्योहार नौरोज को प्रारंभ किया। नौरोज अब ये पारसी का त्यौहार है, ठीक है, और इसे यूनेस्को के अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उसकी शासन व्यवस्था को रक्त एवं लौ, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी कहकर संबोधित किया जाता है। बर्नी के अनुसार, किसके अनुसार? बर्नी के अनुसार बलबन का राजत्व का सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। बलबन ने ही 40 ग्रुप की शक्तियों को ही तोड़ा था, जो 40वां ग्रुप था उसको शक्ति को तोड़ा था। बलबन के ही समय तुगरिल खान एवं का विद्रोह हुआ था। किसके समय तुगरिल खान ने विद्रोह किया था? यह क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने। बलबन के समय तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी नीति अपनाई थी? बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। एक क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा एवं पैबोस की परंपरा को प्रारंभ किया? बलबन ने। 40वां ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को किसने तोड़ा था? बलबन ने। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के समय। यह देखिए 67वीं बीपीएससी में पूछा गया। अब हम देखेंगे खिलजी वंश, सेकंड चैप्टर। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। खिलजी ने इसको कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया जिसे दीवाने रियासत। दीवाने रियासत पूछा जा सकता है कि दीवाने रियासत क्या था? ये मार्केट कंट्रोल करने के लिए एक विभाग था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने गठन किया था। इसका प्रधान कौन था? ये सदर ए रियासत कहा जाता था, सदर ए रियासत। दीवाने रियासत का प्रधान सदर ए रियासत कहा जाता था। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया। इसे शाहना ए मंडी कहा जाता था, जो योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी था। शाहना ए मंडी, सदर ए रियासत, दीवाने रियासत, मार्केट कंट्रोल, मंडी।
खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक कैकुवाद जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक कैकुवाद की 1290 ईस्वी में हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापना की। सल्तनत काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक किसने राज किया? खिलजी वंश ने। खिलजियों ने ही भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने की परंपरा शुरू की थी। खिलजियों ने ही भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने की परंपरा शुरू की। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दाग और हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दे, इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी। दीवान ए आरिज, आगे देखते हैं। दीवान ए आरिज सैनिकों का हुलिया रखता था। तो पूछ सकता है कि दीवान ए आरिज किससे संबंधित था? ये सैनिकों से संबंधित था, सेना से संबंधित था। इस प्रकार उसने घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था, जो आधुनिक काल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस से सामान्यता रखता है। अलाउद्दीन ने जमीन में फसल की नपाई का आधा 1/2 हाफ के राजस्व के रूप में लेने का दावा किया है। अलाउद्दीन द्वारा बनवाए गए अलाई दरवाजा में सबसे पहले भित्त मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया है। अलाई दरवाजा में। अलाई दरवाजा के निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये दिल्ली में। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी है। स्थापत्य कला आर्किटेक्चर में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया था अलाई दरवाजा में अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? 50%। ये अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी हुई है? अलाउद्दीन खिलजी से। पद्मिनी घटना अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई है। रानी पद्मिनी की घटना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पद्मिनी कौन थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। जायसी के पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण कर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। 12 मासा ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 12 मास ग्रंथ और पद्मावत और 12 मास ग्रंथ की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। 12 मासा की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत और 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? राणा रतन सिंह। हाल ही में यह मूवी आई थी पद्मावत, जिसमें राणा रतन सिंह का एक्टिंग किया था शाहिद कपूर और अलाउद्दीन खिलजी का एक्टिंग किया था रणवीर सिंह और रानी पद्मिनी का रोल निभाया था दीपिका पादुकोण ने। पद्मावत को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी वह कौन था? जफर खान। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था। वर्णी के अनुसार अलाउद्दीन ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। अलाउद्दीन ने खूत व मुकदमों की शक्ति को समाप्त कर दिया था, जिससे उनकी स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करने लगी। अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई।
एक बार फिर से देखते हैं। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? जफर खान था, जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था। वर्णी के अनुसार, किसके अनुसार? वर्णी के अनुसार अलाउद्दीन ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने खूत व मुकदमों की शक्ति को समाप्त कर दिया। खूत व मुकदमों की शक्ति का समाप्त कर दिया, जिससे उनकी स्त्रियां मुसलमानों के घर में काम करने लगी। अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई। अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई थी। खालसा भूमि मतलब सरकारी जमीन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव देवगिरी के शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदवावनत कर दिया, खत्म कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? ये खम्स नहीं करता है, जबकि खराज है, उस्र है, यह मुक्तई है। खराज, उस्र, मुक्तई ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले टैक्स है, कर है। खम्स लूट का धन होता था। ये खम्स क्या होता था? ये लूट का धन होता था। इस धन का 1/5 भाग राजकोष में तथा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया। तो आप समझ सकते थे कि अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सेना को कितना मजबूत किया। लगभग 1/5 20% भाग है जो सैनिकों में वितरित कर दिया उसके उत्थान में। यह भूमि उत्पाद कर नहीं था। खम्स है जो भूमि उत्पाद कर नहीं था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज क्या था? खराज एक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला लैंड टैक्स, भूमि कर था। यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूला जाता था। खिलजी शासक की हत्या करके नसरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। खिलजी शासक की हत्या करके नसरुद्दीन शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना, जो भारतीय मुसलमान था। A.L. श्रीवास्तव ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसे धर्म को राज के अधीन लाने का और राज को धर्मनिरपेक्ष बनाने का श्रेय जाता है। A.L. श्रीवास्तव किसने कहा? A.L. श्रीवास्तव ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसने धर्म को राज के अधीन लाने का और राज को धर्मनिरपेक्ष बनाने का श्रेय जाता है। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? नासिरुद्दीन शाह। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। अभी हमने देखा है। अब हम देखेंगे थर्ड चैप्टर, तुगलक वंश से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने MBT ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया? दौलताबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से सन 1327 ईस्वी में, याद रखिएगा 1327 में दक्कन के दौलताबाद में स्थानांतरित किया था। इसके पीछे उसका तर्क था कि राजधानी को एक केंद्रीय स्थान पर ले जाने से उसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कुशलता से शासन करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 तक था। इब्न बतूता की रेहला पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर प्रकाश डालती है। इब्न बतूता भारत कब आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए कृषि मंत्रालय की स्थापना किया था। कृषि मंत्रालय की स्थापना किसने किया था?
मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि का विकास करने के लिए। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव व अन्याय को समाप्त करने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रेहला प्रकाश डालती है? रेहला पुस्तक किसने लिखी है? इब्न बतूता। निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रेहला प्रकाश डालती है? मोहम्मद बिन तुगलक की। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण था। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे की शक्ति परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण था, ताकि उलेमाओं एवं अमीरों को संतुष्ट किया जा सके, जिससे वे राज के विरुद्ध विद्रोह न करें। फिरोज शाह तुगलक ने जागीर तथा सेना में वंशानुगत का नियम रूल ऑफ हेरिडेटरी लागू कर दिया था। फिरोज के समय से ही जजिया एक अलग कर के रूप में सामने आया। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल ए फिरोज शाही नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल ए फिरोज शाही नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था। उसने दीवान ए बंदगान जो रिलेटेड है किससे? गुलाम से नाम से गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना भी किया था। दीवान ए बंदगान गुलामों के लिए एक अलग विभाग था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना कराया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया? दलाइल ए फिरोज शाही से। किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया? दीवाने बंदगान। ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा गुलाम था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय निश्चित किए। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 1200 बाग लगवाए। इससे राजस्व में भी वृद्धि हुई। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए एक रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाया था। इसने गरीबों के सहायता के लिए खैराती अस्पताल जिसे दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था गरीबों के लिए। फिरोज शाह के ही शासनकाल में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया गया था। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है, तो फिरोज शाह के शासनकाल में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया गया था। दारुल सफा क्या है? ये खैराती अस्पताल था जो गरीबों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए एक रोजगार दफ्तर की स्थापना किया था और दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों में 1200 बगीचे को लगवाया था फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था, फ्री हॉस्पिटल था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, जो रोजगार दफ्तर खुलवाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अब हम देखते हैं सैयद वंश से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? सैयद वंश के शासनकाल में था। तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। याहिया सरहिंदी ने लिखा है। सरहिंदी। तारीख ए मुबारक शाही से याद रखेगा सरहिंदी, ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को सैयद वंश के सबसे योग्यतम शासक मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। ये किसके शासनकाल में था? मुबारक शाह के शासनकाल में। यह ग्रंथ सैयद वंश का एक महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है। फरिश्ता ने मुबारक शाह के विषय में लिखा है कि वह एक सभ्य राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे।
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ था। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। अब देखते हैं पांचवा, लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी द्वारा की गई थी। लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक था, ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया सिकंदर लोधी ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने दोआब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूताना शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर आगरा को वर्ष 1504 ईस्वी में राजधानी बनवाया था। सिकंदर लोधी को निजाम खान की उपाधि से भी जानते हैं और इन्होंने सिकंदर ईशानी की उपाधि प्राप्त की थी। अब हम देखेंगे सल्तनत कालीन से जो विविध प्रश्न पूछे गए थे उसको डिस्कस करते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? ये गांव के सरपंच के लिए किया गया है। जो 68वीं बीपीएससी जो अभी हाल ही में हुआ था उसमें पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था। ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इन्हें इनके कार्य क्षेत्र में राजस्व संग्रह रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य सौंपा गया था, जिससे पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अब्दुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अकुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है। किसके काल का? अकबर का। तिथि तथा भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से यह ग्रंथ सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। तबकात ए अकबरी अकबर निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया था। इल्तुतमिश ने अपने बेटे राजकुमार नसरुद्दीन महमूद की याद में मदरसा ए नसीरिया की स्थापना की थी। दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया था। इल्तुतमिश ने अपने बेटे राजकुमार नासिरुद्दीन महमूद की याद में मदरसा ए नसीरिया की स्थापना की थी। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव है। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। जयदेव का जन्म ओडिशा में भुवनेश्वर के ग्राम में हुआ था। गीत गोविंद में श्री कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा का विवाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन है। तो गीत गोविंद में जयदेव ने श्री कृष्ण की महिमा के बारे में लिखा है। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया। उस युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई थी। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया था? 1026 में। गजनी के महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर किया था तथा दूसरा आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया। दूसरा आक्रमण किया हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध और इसमें विजय भी हुआ। महमूद का उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात में समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ या सोमेश्वर के मंदिर पर 1025 से 26 ईस्वी में किया गया था। उस समय वहां का राजा कौन था? भीम प्रथम। बहमानी राजवंश। अब हम देखेंगे बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। बहमानी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मूल नाम हसन गंगू था,
ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी। इसने किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने गुलबर्गा जो कर्नाटक में है, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा बाद में उसका नाम अहसानाबाद रखा। अहसानाबाद। इसका प्रतिद्वंदी राज कौन था? विजयनगर साम्राज्य था। उसने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन, जिसे हसन गंगू बोलते हैं, या अलाउद्दीन हसन बहमनशाह। 1347 में स्थापना किया मोहम्मद बिन तुगलक के समय। गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया, राजधानी गुलबर्ग। बहमनी राजवंश की राजधानी कहाँ था? गुलबर्गा में, तथा बाद में उसका नाम अहसानाबाद रख दिया। इसका प्रतिद्वंदी राज कौन था? विजयनगर साम्राज्य। साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में। दक्षिण चित्रकला साउथ पेंटिंग का विकास कहां से हुआ था? बीजापुर गोलकुंडा से। बीजापुर गोलकुंडा से दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था। दक्कन चित्रकला शैली, दक्कन पेंटिंग आर्ट्स का प्रधान केंद्र बीजापुर था, परंतु इसका विस्तार गोलकुंडा एवं अहमदनगर राज्यों में भी था। रागमाला के चित्रों का चित्रांकन दक्कन चित्रकला शैली में विशेष रूप से किया गया है। दक्कन चित्रकला शैली के महान संरक्षक अली आदिल शाह थे। ये दक्कन चित्रकला शैली के महान संरक्षक पैट्रोनेज कौन थे? अली आदिल शाह। अब हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य से पूछे गए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। विजयनगर को स्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकर शायन से शिक्षा ली थी। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर टू विजयनगर का शासक बना, जिसने बहमनी साम्राज्य से गोवा को छीना था। बहमनी साम्राज्य से गोवा को किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने। आगे चलकर देवराय द्वितीय शासक बना, जिसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी और बीपीएससी जितने स्टेट पीसीएस से इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य को एक बार और देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर तथा बुक्का ने किया था 1336 में। इसके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार रसायन से शिक्षा ली थी। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय विजयनगर का शासक बना, जिसने बहमनी साम्राज्य से गोवा को छीना था। आगे चलकर देवराय द्वितीय शासक बना, जिसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय, ध्यान रखिएगा। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन किसके थे? बाबर के। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने। बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है। किसने 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, मालवा, दिल्ली, बहमनी और गुजरात तथा 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर थे। विजयनगर का शासक कृष्ण देव राय था। टोटल 7 भारतीय राज्यों को उल्लेख किया है, जिसमें 5 मुस्लिम बंगाल, मालवा, दिल्ली, बहमनी और गुजरात तथा 2 हिंदू राज्य थे, मेवाड़ और विजयनगर। विजयनगर का शासक कौन था? कृष्ण देव राय था। कृष्णदेव राय जो बाबर का समकालीन था। बाबर ने उसे तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। बाबर ने उस समय उसे कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है, कृष्णदेव राय को। विजयनगर के कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा का युद्ध किसके बीच हुआ था? विजयनगर के कृष्णदेव राय और गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के बीच। विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य से सर्वाधिक योगदान दिया था। विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था।
विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह कौन था? कृष्णदेव राय। फिर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा के राजा कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी। हम्पी कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे है? ये ध्यान रखिए, तुंगभद्रा नदी किनारे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के खंडहरों को देखने से सहज ही प्रतीत होता है कि किसी समय में हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख आधार लैंड रेवेन्यू भू राजस्व था, जिसे शिफ्ट कहा गया है। शिफ्ट, तो ध्यान रखिएगा, शिफ्ट क्या था? एक भू राजस्व था, भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य में 1565 ईस्वी में विजयनगर और बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बिदर द्वारा निर्मित संघ के बीच तालीकोटा या राजसी तगड़ी का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई। तालीकोटा को ही राक्षस तागड़ी का युद्ध बोलते हैं, जो 1565 में लड़ा गया। विजयनगर और बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर व बिदर, ये 4 जो राज्य थे वो लड़े मिलके और विजयनगर के खिलाफ। इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व, जिसे शिफ्ट बोला गया, शिफ्ट। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तागड़ी का भी युद्ध बोलते हैं। इस तरह से हमने मध्यकालीन भारत के 8 चैप्टर विजयनगर साम्राज्य तक समाप्त कर लिया है और आगे 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन को हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और आने वाले जो वीडियो का भी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। और वीडियो आपको अच्छा लगे, फ़ायदेमंद साबित हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच भेजें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।